गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके लिए स्टार्ट किए हैं संस्कृत, और संस्कृत का पाठ 2 है। पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभव, जो पाठ की विधा निबंध है, यानी पाटलिपुत्र वैभव जो है हमारे पाठ में निबंध के रूप में है। तो चलिए हम इसको अच्छे से निबंध के रूप में पढ़ते हैं, और आपके एग्जाम में गारंटी है कि 100 में 100 ये फंसने वाला है। आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छोड़े। ये चैप्टर बहुत ही जहरीला है, इसको VVI के तौर पे समझेंगे और पढ़ेंगे। तो पाठ के संदर्भ में, यानी पाटलिपुत्र वैभव जो हमारा पाठ है, इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ हम इससे सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ पे है। तो सबसे पहले इस पाटलिपुत्र वैभव में पटना के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक वर्णन है, और पटना के बारे में बहुत अच्छे से हमें पढ़ाई करना है कि पटना में क्या है, पटना में कौन आए, पटना पहले पूर्व काल में कैसा नगर था। तो इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर एक बार देखें। 15 से 20 मिनट मेरी वीडियो को दे, और वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। चलते हैं हम अपने मैटर की ओर। तो हमारा पाठ का नाम है, पाठ 2 है, संस्कृत विषय है, पाठ 2 है। पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभव। पाठ की जो विधा वो निबंध है, तो आप देख भी रहे हैं। और फिर पाठ के संदर्भ में हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास है, यानी पटना का जो इतिहास है, वो कितना वर्ष पुराना है। तो वो 2500 वर्ष पुराना है। पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर अगर आ जाए तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही इजी है, सॉफ्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र यानी पटना का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है। तो हम बोलेंगे कि 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र यानी पटना, पाटलिपुत्र बार बार हम बोल रहे हैं, पाटलिपुत्र यानी कि पटना के बारे में बोल रहा है। पटना को ही पाटलिपुत्र बोला जा रहा है, ठीक है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पाटलिपुत्र जो है ना, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, एकदम सटीक आंसर है। किसके समय में समय एवं शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अच्छी थी। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक थे हमारे बिहार में, पटना में, पाटलिपुत्र में। लेकिन उसके समय में जो है ना, पटना का जो रक्षा व्यवस्था था ना, बहुत ही अच्छा था। वहाँ कोई तरह का दिक्कत किसी को नहीं होता था, सब चीज बढ़िया था। उसके बाद है कि किसके समय में पटना की शोभा प्रिय दर्शनी थी, यानी पटना जो देखने में ना बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार उस समय अगर आप पाटलिपुत्र चल जाते तो मन नहीं करता कि पाटलिपुत्र से लौट के अपना घर आए। बहुत मजा आता घूमने में, फिरने में, लोगों से बात करने में, यानी कि बहुत ही प्रिय दर्शनी, देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। किसके समय में? तो सम्राट अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में, ठीक है। एक सम्राट थे उस समय के। उसके बाद है मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था। तो मेगास्थनीज जो है ना, यूनान का था। यूनान एक देश है, यूनान का था। यूनान के राजदूत थे। क्या थे ये? राजदूत थे। ये विदेशी थे। क्या थे ये? विदेशी थे, ठीक है। मेगास्थनीज जो है ना, विदेशी थे। ये भारत आए थे। भारत में खास करके पाटलिपुत्र आए थे, मतलब कि उनका भ्रमण करने के लिए, घूमने के विचार से आए थे। जब पाटलिपुत्र आकर के देखे तो बोला कि पाटलिपुत्र बहुत ही अच्छा महानगर है, बहुत ही बढ़िया है, देखने में भी अच्छा है, सब चीज हर दृष्टिकोण से इसको अच्छा लगा। किसको? मेगास्थनीज को। इन्होंने फिर ये बात कहा भी है, इसमें हम देखेंगे हम आगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मेगास्थनी कहाँ का मतलब कि यात्री था। तो क्या लिखेंगे? यूनान का। कहाँ का? यूनान का, ठीक है ना। उसके बाद है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव शरद काल में। कब मनाया जाता है? शरद काल में मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। किसके? गुप्त वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको आज की डेट में हम लोग दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं। आज की डेट में हम उसको किस नाम से समझते हैं? दुर्गा पूजा के नाम से समझते हैं। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो धड़ाक से मार देंगे, शरद काल में। कब मनाया जाता है? शरद काल में। किसके शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में, ठीक है। उसके बाद है कूटनीमता के लेखक कौन है। तो कूटनीमता के जो लेखक है ना, दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है। कूटनीमता जैसे कि मतलब किताब है कोई, ठीक है ना, ये पुस्तक है, उनके लेखक कौन है, ठीक है, एक रचना है, उनके लेखक कौन है। तो उसके जो लेखक है ना, वो दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है उसके लेखक, ठीक है। चलिए, उसके बाद है काव्य मीमांसा। बढ़िया से देखिए, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। जैसे कूटनीमता के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त है। उसी प्रकार से काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। कौन है? राजशेखर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो फटाक से मार देंगे राजशेखर में मार देना है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। उसके बाद है कि कब से
पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा तो मध्यकाल से। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिर आने का चांस है, आ सकता है कि कब से पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा तो मध्यकाल से। कब से? मध्यकाल से, ठीक है ना। मध्यकाल से पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ गया? पटना पड़ गया। पहले उसका नाम पाटलिपुत्र था, मध्यकाल आते आते इसका नाम क्या हो गया? पाटलिपुत्र से पटना हो गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद है नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की जो पालिका देवी है ना वो पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हम देखे हैं, आप भी देखिएगा कि नगर की पालिका देवी कौन है। तो नगर की जो पालिका देवी है ना वो पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि नगर की पालिका देवी कौन है तो फटाक से मार देना है, पटना देवी रहेगा, पटन देवी रहेगा, पतनाथ देवी रहेगा, ठीक है। तो हम किस में मारेंगे? पटन देवी में मारेंगे, ठीक है। उसके बाद है पाटलिपुत्र शब्द किस शब्द से बना है? तो पाटल पुष्प से। किससे बना है? पाटल पुष्प। किससे बना है? पाटल पुष्प। किससे बना है? पाटल पुष्प से बना है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र शब्द किस शब्द से बना है? यानी पाटलिपुत्र जो बना है किस शब्द से बना है? ये पाटल पुष्प से बना है। किससे बना है? पाटल पुष्प से बना है, ठीक है ना। फिर है उसके बाद देखिए कि यहाँ पे पटना जो है ना, ये पाटलिपुत्र जो है ना छोटा मोटा नगर नहीं था, बहुत बड़ा महानगर था, ठीक है ना, बहुत बड़ा नगर था। यहाँ पे सिखों के जो है ना, सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ना, बहुत जैसा नाम लेंगे, बहुत बड़े आदमी थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो जन्म है ना वहीं पे हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र नहीं, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। वही हम यहाँ पे लिखे, उसके बारे में जरा सा लिखे, दो चार बात लिखे, ज्यादा नहीं लिखे हैं कि सिख संप्रदाय के, सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म होते हैं ना, तो सिख धर्म के बारे में बोल रहे हैं। सिख धर्म के जो गुरु थे ना, 10वें गुरु जो थे ना, उनका जन्म बिहार पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था, ठीक है। तो सिख संप्रदाय में कुल गुरु कितने हैं? 10 है, ठीक है ना, ठीक है। पहला गुरु का नाम देख लो क्या है। तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, ठीक है। क्या नाम था? गुरु नानक देव, जिसका जन्म हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय में कुल कितने गुरु हैं? तो सिख संप्रदाय में कुल 10 गुरु है। कितने गुरु हैं? 10 गुरु है। तो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु का नाम क्या है? तो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु का नाम है गुरु नानक देव। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सिख संप्रदाय में कुल कितने गुरु हैं? क्या मारिएगा? 10 मारिएगा। 8 रहेगा, 10 रहेगा, 11 रहेगा, इनमें से सभी क्या मारिएगा? 10 मारना है, ठीक है ना। सिख संप्रदाय में कुल 10 गुरु थे। तो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु का नाम था गुरु नानक देव जी महाराज, ठीक है ना। गुरु नानक देव भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बड़े थे, बहुत बड़े इंसान थे, इसलिए इसका नाम हम लोग थोड़ा सा अच्छा से लेंगे, ठीक है ना। तो इसके जो है ना सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज, इनका जन्म हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। हमको मिल गया तो हम यहाँ पे साइड में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु, सिखों के जो 10वें गुरु ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इन्हीं का जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह जी का महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे ये, ठीक है। कभी किसी से डरते उड़ते नहीं थे, सत्य के लिए हमेशा लड़ते थे, ठीक है। लोगों को सहारा मतलब हेल्प करते थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इनका जन्म बिहार के पटना यानी पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है पर्यटन के मानचित्र। पटना नगर प्रसिद्ध है, ठीक है। पर्यटन के मानचित्र में यानी कि घूमने फिरने के दृष्टिकोण से, जैसे कि अभी हम लोग कहते हैं कि अभी 1 जनवरी आने वाला है, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए ना, हम लोग तय करते हैं। तो उस समय जो है ना पूरे बिहार में पाटलिपुत्र ही एक ऐसा नगर था जो पर्यटन के दृष्टिकोण से यानी कि घूमने फिरने के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा था। यानी चलो कहाँ जाना है घूमने, तो पाटलिपुत्र चलो घूमने के लिए। तो वही बोलता है यहाँ पे कि पर्यटन के मानचित्र में यानी कि घूमने फिरने के नक्शा में देखते हैं तो किस नगर को प्रसिद्ध माना गया है? पटना को। किसको? पटना को प्रसिद्ध माना जाता था उस समय, ठीक है ना। पर्यटन की दृष्टिकोण से, पर्यटन का मतलब होता है घूमने फिरने के लिए कहीं जाने का मन होता है, उसको पर्यटन बोलते हैं। चलो कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो उस समय लोग कहाँ जाते थे घूमने के लिए? पटना, यानी पाटलिपुत्र जाते हैं। पटना नहीं बोलेंगे, पाटलिपुत्र बोलेंगे, ठीक है। फिर है 10वें गुरु के बाद के गुरु। तो 10वें गुरु के बाद वहाँ सिख संप्रदाय में जो कुल गुरु थे 1 से लेके 10 तक थे। उसके बाद कोई गुरु नहीं बना। उसके बाद जब कोई गुरु नहीं बना तो गुरु किसको माना गया? तो गुरु माना गया कि उस सिखों के जो लिखा गया ये किताब है ना, किताब, ठीक है, किताब है ना, ये जैसे हम लोग का होता है, जैसे रामायण है, वेद है, इसी को गुरु माना गया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। क्या बोलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। इसी को गुरु मान लिया गया है, ठीक है ना। 10वें गुरु के बाद जो गुरु माना गया है, किसको माना गया है? गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया। किसको माना गया है? गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया, ठीक है ना। गुरु ग्रंथ साहिब को, जैसे हम लोगों में चलता है रामायण महाभारत चलता है ना, उसी प्रकार से हम लोग उसी को अब मान लिए हैं। तो ये लोग जो है ना, मतलब सिख संप्रदाय के जो लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब उनका एक पुस्तक है, उसी में उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, सब 10 गुरुओं के बारे में जीवनी है, बहुत अच्छे बात है, ठीक है ना। तो उसी को वो लोग जो है ना आगे का गुरु उसी को मान लिया है। अब उसके बाद 10 के बाद कोई गुरु अभी तक बना हुआ नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं
कि सिख संप्रदाय में कुल कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। प्रथम गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक देव। अंतिम गुरु का क्या नाम था? 10वें गुरु का क्या नाम था? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है कि इंद्रलोक, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है। जहाँ पे इंद्र भगवान वास करते हैं उसको इंद्रलोक कहते हैं। तो पटना का तुलना किससे किया है? इंद्रलोक से किया है। किससे किया है? इंद्रलोक से, जहाँ पे साक्षात इंद्र भगवान रहते थे, विराजते थे, उससे मतलब स्वर्ग से इसका तुलना कर दिया। किसका? पाटलिपुत्र का। किसका किया है? पाटलिपुत्र का। पटना जो उसमें महानगर था ना, स्वर्ग की तरह लगता था देखने में, लगता था इंद्रपुरी की तरह। किसके लगता था? इंद्रपुरी लगता था, इंद्रलोक है। वहाँ जाने के बाद ना पूरा मन लगता था, कैसी किस भी स्थिति में जाइएगा वहाँ मन लगेगा। ठीक है, इस तरह का वो महानगर था। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? किसको कहा गया है? पाटलिपुत्र को कहा गया। किसको कहा गया है? पाटलिपुत्र को कहा गया है। स्वर्ग से भी सुंदर स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र। यानी स्वर्ग से भी अच्छा लगता था देखने में, हर दृष्टिकोण से। ठीक है, स्वर्ग से भी मतलब सुंदर स्थान उसको दिया गया। किसको? पाटलिपुत्र को। अब उसको हम क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। फिर है गौतम बुद्ध के समय, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के समय, जब गौतम बुद्ध आते जाते थे उस समय पटना पाटलिपुत्र। तो गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। गौतम आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है इस बार भी दे दे या आपके टाइम में दे दे। ठीक है ना, तो कि गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? ठीक है, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नामकरण हुआ था? क्या लिखेंगे? पाटलीग्राम। क्या लिखेंगे? पाटलीग्राम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इतना ही है। पाटलिपुत्र वैभव आपके जो चैप्टर है उसमें इतना ही है, इससे बेसी नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका आएगा भी नहीं, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, चलिए उसके बाद है पाटलिपुत्र भविष्य में महानगर बनेगा, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। गौतम बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र जब वो बार बार घूमने के लिए आते थे तो पाटलिपुत्र की सब चीज को रक्षा व्यवस्था, उनका हर चीज को देखते हुए बोला था वहां के लोगों को कि पाटलिपुत्र जो है ना भविष्य में एक महानगर बनेगा। क्या बनेगा? एक महानगर बनेगा। ऐसा किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था, यानी गौतम बुद्ध ने कहा था। और ये भी बोला था, और ये भी बोले थे कि इस महानगर को सदा भविष्य में जो है ना, भविष्य में आग और युद्ध का भय बना रहेगा। क्या बना रहेगा? आग और युद्ध का भय बना रहेगा। पटना जो महानगर बनेगा वो तो ठीक है, बन गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा आग, युद्ध और पानी, जल का, आग का, युद्ध का और जल का, यहाँ पे हम जल भी लिख देते हैं, जल का सदा भय, भय मतलब होता है डर बना रहेगा। ठीक है ना, हमेशा बाढ़ ताड़ मतलब ये सब दंगा फसाद होते रहेगा, हो ही रहा है, होता है ना। चलो, यानी कहने का मतलब कि गौतम बुद्ध जैसा कह के गए थे, जैसा भविष्यवाणी करके गए थे, वैसा बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, ठीक है ना, एशिया महादेश का, एशिया जिस हम महादेश में हम लोग रहते हैं, हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? तो उस समय की बात है कि एशिया महादेश का जो सबसे लंबा पुल है ना, वो गंगा नदी पे, किस पे है? गंगा नदी पे। यहाँ पे गंगा नदी लिख देते हैं, ठीक है ना, गंगा नदी पे। और उस पुल का नाम था गांधी सेतु पुल। क्या नाम था? गांधी सेतु। सेतु मतलब पुल होता है, सेतु मतलब पुल होता है, गांधी सेतु। ठीक है ना, चलो, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल का नाम क्या था? गांधी सेतु। क्या नाम था? गांधी सेतु था। ठीक है, किस नदी पे था? गंगा नदी पे। किस नदी पे था? गंगा नदी पे। ठीक है, चलो, उसके बाद है मुद्रा राक्षस। बढ़िया से देखिए, मुद्रा राक्षस, ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, इसलिए बार बार आपको बता देते हैं। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर को प्राचीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है, ग्रंथ समझ रहे हैं ना, जैसे रामायण ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ है ना, उसी प्रकार से मुद्रा राक्षस जो है एक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में किस शहर को प्राचीन कहा गया? प्राचीन मतलब बहुत पुराना कहा गया, ठीक है ना। किसको कहा गया? पाटलिपुत्र को कहा गया है, ठीक है ना, पाटलिपुत्र को पुराना कहा, प्राचीन कहा गया। किस ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस में। किसमें? मुद्रा राक्षस में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र, किस ग्रंथ में क्या कहता है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर को प्राचीन कहा गया है? तो किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र को प्राचीन कहा गया है? ठीक है, क्या बोलिएगा? मुद्रा राक्षस में। ठीक है, चलिए, उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है ना, वो गुरुद्वारा के नाम से, किसके? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ हम ये भी लिख दिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र में जिस जगह पे हुआ था ना, उस जगह को बोलते हैं गुरुद्वारा। क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, जरा सा समझ लीजिए चित्र के माध्यम से, कि मान के चलिए कि ये पूरा पाटलिपुत्र है, ठीक है, क्या ये पाटलिपुत्र है, और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है ना, मान के चलिए कि इस जगह हुआ है,
तो ये जो जगह है ना, इतना जो जगह है ना, ये वाला जगह है ना, ये गुरुद्वारा कहलाया। क्या कहलाया? गुरुद्वारा। अगर ऐसे पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बोलेंगे पाटलिपुत्र में। क्या बोलेंगे? पाटलिपुत्र में। अब बोलेंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जहाँ हुआ था उस जगह को क्या बोलते हैं, तो गुरुद्वारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा बोलते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे उनका जन्म होता है उसको गुरुद्वारा बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन दोनों आ चुका है, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, फिर है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्र वैभव, देखिए ये आपका पाटलिपुत्र वैभव शीर्षक है ना, ये पाटलिपुत्र वैभव जो पाठ है, इस पाठ में किस शहर का चर्चा किया गया है? पटना का। किसका किया गया है? पटना का किया गया। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन यानी कि चर्चा किया गया है? ठीक है ना, क्या बोलेंगे? पटना, यानी कि पाटलिपुत्र बोलो चाहे पटना बोलो, जो ऑप्शन में रहेगा वो मार देंगे। ठीक है, उसके बाद है पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना, पटना शब्द उस समय हम आपको बताए थे कि पाटलिपुत्र, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र शब्द किस शब्द से बना है? पाटलिपुत्र। किसका चर्चा कर रहे हैं? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बना है पाटल पुष्प से। किससे बना है? पाटल पुष्प से। लेकिन पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना बना है पतन या पतनाथ से। किससे बना है? पतन या पतनाथ से। इधर थोड़ा बढ़िया से दिमाग में हटाइएगा, ठीक है ना। पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है ना, किस शब्द से हुआ है? पतन या पतनाथ से। किससे हुआ है? पतन या पतनाथ से हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उसके बाद है नगर की पालिका देवी कौन है? ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन भी आई है, बहुत बार आया है। नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की जो पालिका देवी है पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। फिर है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ठीक है ना, कहता है पाटलिपुत्र, पहले तो इसका नाम पाटलिपुत्र था, पहले क्या नाम था इसका? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र से क्या नाम हो गया? पटना। कब हुआ? मध्यकाल में। कब? मध्यकाल में, पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कहता है कि पाटलिपुत्र से जो पटना बना वो कब बना? तो मध्यकाल में बना। कब बना? मध्यकाल में। पाटलिपुत्र से पटना जो इसका नाम हो गया, पहले इसका नाम था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध के समय में इसका नाम क्या था? पाटलीग्राम। शुरुआती में इसका नाम था पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र से हो गया पटना। तो पटना किस समय हुआ था? मध्यकाल में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद है किसने कहा पाटलिपुत्र का शोभा देखने में प्रिय है? किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज देश के थे कि विदेश के थे? विदेशी थे। क्या थे ये? विदेशी यात्री थे। कहाँ के थे? विदेश के यात्री थे। ठीक है ना, कहता है यूनान किस देश के थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक है, यूनानी थे, यूनानी विदेशी यात्री थे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इस चीज को समझेंगे, इसके भाव को समझेंगे जरा, इसमें क्या कह रहा है। कहता है किसने कहा पाटलिपुत्र का शोभा देखने में प्रिय है, यानी कि किसने कहा था पटना आकर के कि पाटलिपुत्र का जो शोभा है ना, जो देखने में जो है ना बहुत ही अच्छा लगता था। किसने कहा था ये बात? मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। किसके? तो ये जो बात कहा था उस समय वहां के सम्राट कौन थे? अशोक थे। अशोक के समय में कहा था। किसके समय में? अशोक। उस समय पाटलिपुत्र में जो सम्राट थे, राजा थे ना, वो अशोक थे। कौन थे? अशोक थे। उसी के समय में मेगास्थनीज आए थे पटना। कहाँ थे? पटना। पाटलिपुत्र आए थे घूमने के लिए, और उन्होंने पटना को घूमते फिरते उन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र का शोभा व्यवस्था बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। ठीक है ना, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने कहा था कि पाटलिपुत्र का शोभा व्यवस्था अच्छा है देखने में? किसने कहा था? किसके शासनकाल में कहा था? अशोक के शासनकाल में कहा था। ठीक है, चलो पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का जो पुराना नाम है पुष्पपुर है। क्या है? पुष्पपुर। और दे देते हैं यहाँ पे कुसुमपुर। क्या है? कुसुमपुर भी लिख देते हैं, कुसुमपुर। ठीक है ना, पुष्पपुर, कुसुमपुर। ठीक है, और भी नाम है, नई जगह है, नहीं लिख पाए। ठीक है, पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर, कुसुमपुर। ठीक है ना, चलिए याद रखिएगा, याद रहेगा ना। पटना का पुराना नाम क्या है? कुसुमपुर है। बहुत अच्छा। इसके बाद देखिए कि मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो हम जो है ना जीर्ण शीर्ण को समझेंगे पहले कि जीर्ण शीर्ण क्या है। जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है अस्त व्यस्त रहना। ठीक है, जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है अस्त व्यस्त रहना। तो मध्यकाल में जो है, मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक अस्त व्यस्त रहा, यानी कि जीर्ण शीर्ण रहा। ठीक है, अस्त व्यस्त वहां पे नहीं लिखा हुआ रहेगा, वहां पे रहेगा लिखा हुआ जीर्ण शीर्ण। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1000 वर्षों तक। 1000 वर्षों तक वो परेशान रहा, कुछ न कुछ होते गया, क्योंकि उतार चढ़ाव नहीं होता है, उस तरह से उतार चढ़ाव वहाँ पटना के नगर में उनके शोभा व्यवस्था में विधि विधान में होते गया। उसी को बोलते हैं जीर्ण शीर्ण। क्या बोलते हैं? जीर्ण शीर्ण। वही हम यहाँ लिखे हैं कि मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण
रहा। तो या क्या आंसर मारेंगे 1800 तक। और हमको लग रहा है कि जितना भी प्रश्न और जितना भी प्रश्न का आंसर है सब लग रहा है कि आईना की तरह साफ सुथरा है। हमको लग रहा है भूलने वाला एक भी चीज नहीं है क्या? एक भी चीज भूलने वाला नहीं। तो प्लीज इसे भूलिएगा नहीं, एकदम आराम से देखिएगा। और जो भी आपके साथी संगत है उनको भी इस वीडियो को ना शेयर करना है ताकि वो भी इससे फायदा ले सके, ठीक, उन्हें भी लाभ हो सके। अब है पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो चलिए, पटना के उत्तर दिशा में क्या है? पटना के उत्तर दिशा में एक नदी है, उसका नाम है गंगा नदी। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हो सकता है आप इसको छोटा मत समझिए, ठीक है ना, छोटा नहीं समझना है। देखने में छोटा न लगे घा करे गंभीर, ऐसा नहीं कि छोटा समझ के हो। पटना के तो उत्तर दिशा में गंगा है, ये है, ऐसा नहीं कि यहाँ छोड़ दिया फिर वहां पे जाके लटक जाए, ऐसा नहीं करना। इसको गंभीरता से देखिए, ठीक है ना, गंभीरता से देखिएगा तभी आपके दिमाग में जाएगा और फिर आपको फायदा आएगा, ठीक है। पटना के उत्तर दिशा में क्या है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी। इसको हमेशा याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका, हम टिक भी मार दिए और बोल भी दिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद है कि पाटलिपुत्र में बार बार कौन आए थे? पाटलिपुत्र को देखने के लिए, वहां पे घूमने के लिए बार बार कौन आए थे? पाटलिपुत्र में बार बार भगवान बुद्ध आए थे। कौन आए थे? भगवान बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध आए थे। कौन आए थे? गौतम बुद्ध आए थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि बिहार की राजधानी, तो बिहार की जो है ना, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, ठीक है ना, क्या है? पटना है। उसके बाद देखो, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ते हैं? ठीक है, अभी आपको हम बोले थे कि कौमुदी महोत्सव उस समय पाटलिपुत्र में, पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, जिसे आजकल के लोग, आजकल हम लोग किस नाम से जानते हैं? दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं। कि शरद काल में दुर्गा पूजा जो होता है किस काल में होता है? शरद काल में होता है, ठीक है ना, शरद काल में होता है दुर्गा पूजा। तो उस समय दुर्गा पूजा नहीं मना करके हम लोग क्या मनाते थे? कौमुदी महोत्सव मनाते थे। क्या मनाते थे? कौमुदी महोत्सव। वही कहते हैं कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ते हैं, यानी कि दुर्गा पूजा का ही रूप कौमुदी महोत्सव है, कौमुदी महोत्सव का ही रूप दुर्गा पूजा है, ठीक है। ये दोनों शरद काल में, पहले क्या मनाते थे? कौमुदी महोत्सव। धीरे धीरे कौमुदी महोत्सव किसमें बदल गया? दुर्गा पूजा में बदल गया। आज हम लोग को दुर्गा पूजा जब मनाते हैं तो कौमुदी महोत्सव को याद करते हैं ना। चलिए, उसके बाद है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है? देखो यहाँ पे योग सूत्र, तो योग सूत्र यानी कहने का मतलब है कि यह देखो योग, योग से बाबा रामदेव याद आता होगा ना। योग से आप लोग को आता होगा योग। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? नहीं, योग सूत्र एक पुस्तक है, उसको किसने लिखा है? तो योग से आपको लगता होगा कि कहीं बाबा रामदेव दे देगा ऑप्शन में, कहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो बाबा रामदेव का एगो ये चलता है, बाबा रामदेव के जो गुरु है वो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। और बाबा रामदेव जो अपना जो भी प्रोडक्ट निकालते हैं किस नाम से निकालते हैं? पतंजलि के नाम से, ठीक है। पतंजलि एक ऋषि थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है ना, राइटर थे। हाँ, तो योग सूत्र उनके द्वारा लिखा गया एक रचना है, किताब है। तो योग सूत्र किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। अब पतंजलि जो है ना, योग गुरु बाबा रामदेव है ना, तो बाबा रामदेव के जो है ना गुरु पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। अब पतंजलि ने क्या लिखा है? योग सूत्र लिखा है। किसने लिखा है? योग सूत्र लिखा है, ठीक है, योग सूत्र लिखा है, ठीक है। योग सूत्र किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है, कई बार आ भी चुका है, ठीक है। व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि, ठीक है ना। हम बोलते हैं, कभी कभी आपसे पूछ देते हैं कि फादर ऑफ व्याकरण बोलते हैं ना, फादर ऑफ व्याकरण बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। क्या हो जाएगा? फादर ऑफ व्याकरण क्या हो जाएगा? हाँ, यानी कि व्याकरण के रचनाकार कौन हो जाएगा? पाणिनि हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? यानी कि कौमुदी महोत्सव जो उसमें पाटलिपुत्र में चल रहा था, किसके शासन काल में, किसके वंश में चल रहा था? क्या लिखेंगे? गुप्त वंश के शासन काल में चल रहा था। किसके? गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव चल रहा था। उसके बाद है पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटना में। सीधी सी बात है, पटन देवी पटना में होगा, कहीं और तो होगा नहीं। और दो चार को जिला का नाम दे देगा या दो चार को राज का नाम दे देगा भागलपुर, गया, पटना, आरा, किसमें मारिएगा? मारना है, ठीक है। एक को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है। चलो, उसके बाद है कि पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटन देवी कहाँ है? पटना में अवस्थित है। कहाँ है? पटना में अवस्थित है। उसके बाद है कि मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में उद्धार हुआ था किसका? पाटलिपुत्र का। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? पाटलिपुत्र का। एग्जाम में जो है क्वेश्चन अगर आ जाए कि किसके काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था? मुगल काल में। किसमें? मुगल काल में। या मुगल काल में किस नगर का उद्धार हुआ था? पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है VVI क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है फिर आगे भी आ जाए, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल, पटना में कौन कौन सा देखने लायक स्थल है, क्या क्या है? तो चलो हम एक बार बोलते हैं, उसके बाद आपसे बोलवाएंगे। तो पटना में गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान, इसी को चिड़ियाघर बोलते हैं, जैविक उद्यान को ही चिड़ियाघर बोलते हैं।
उसके बाद है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। सचिवालय, ठीक है ना, सचिवालय है। उत्तर में गंगा नदी है। गुरुद्वारा है, यानी गुरुद्वारा समझ रहे हैं ना, सिखों के गुरुद्वारा। और महावीर मंदिर है स्टेशन के आगे में, है ना, स्टेशन के पास है महावीर मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, ठीक है। ये सब चीज वहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थल है, यानी कि मुख्य चीज है जो देखने लायक है, ठीक है। चलिए, कभी भी पटना जाइए तो इन सब चीज में से किसी एक दो चीज को जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल क्या क्या है। तो पटना के जो मुख्य दर्शनीय स्थल है, आप बोलिएगा, हम उंगली रखते हैं, बोलिए। चलिए, तो आपने बोला है कि गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, उत्तर में गंगा नदी, गुरुद्वारा और महावीर मंदिर है, ठीक है ना। चलिए, ये सारी चीजें हैं। अगर आ जाएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि पटना के रमणीय स्थलों के वर्णन करें, पटना के दर्शनीय स्थलों के वर्णन करें, पाटलिपुत्र में क्या क्या चीज है या पटना में क्या क्या चीज है, उन सारी चीजों का वर्णन करें, हमको यही सब बात लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद है कि विदेशी यात्री जो पटना आए थे, देखिए, तो विदेश से बहुत सारे लोग आए, लेकिन पाटलिपुत्र उस समय, जिस समय सारा चीज हो रहा था, उस समय पाटलिपुत्र कौन कौन आए थे, मुख्य रूप से बोल रहे हैं, आए बहुत थे, हम मुख्य रूप से बोल रहे हैं। उस समय आए थे सबसे पहले मेगास्थनीज का नाम है, क्या है, मेगास्थनीज है। फाहियान, जो कि चीन का था, कहाँ का था, फाहियान चीन का था, कहाँ का था, चीन का। मेगास्थनीज यूनान का, कहाँ का, यूनान का था। हेनसोंग, क्या नाम है, हेनसोंग। और इत्सिंग आदि आए थे ना। इत्सिंग, क्या नाम है ये, इत्सिंग, बोलिए, इत्सिंग। एक बार फिर से बोल देते हैं। विदेशी यात्री जो पटना आए थे उसका नाम इस प्रकार है, देखिए, पहला है मेगास्थनीज, उसके बाद है फाहियान, उसके बाद है हेनसोंग और इत्सिंग आदि, मतलब और भी आए थे, मुख्य रूप से इतना हम लिख दिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद है पाटलिपुत्र वैभव पाठ की कौन सी विधा है। देखिए, विधा हम यहाँ पे लिख दिए पहले, तो पाटलिपुत्र, देखिए पाटलिपुत्र वैभव पाठ की जो विधा है ना, वो निबंध है। ये निबंध है, क्या ये निबंध, लेख लिखते हैं ना, लेख है, एक प्रकार के लेख है, क्या ये लेख है। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ की जो विधा है ना, वो निबंध है, क्या है वो, निबंध है, ठीक है ना। तो एग्जाम में जाने से पहले आप सबसे आग्रह है कि एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को 15 से 20 मिनट देकर जरूर देखें, और वीडियो देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में से शेयर करें। थैंक यू सो मच।